हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं आपको सिविल केस किस तरह से फाइल किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। सिविल केस किन किन को कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। न्यायालय की क्या अधिकारिता होती है सिविल सूट को सुनने की उसके बारे में बताऊंगा। न्यायालय की अधिकारिता कितने प्रकार की होती है वो बताऊंगा दोस्तों आपको। बहुत ध्यान शुरू करता हूँ। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए देखिए शुरू करते हैं। सिविल केस किसे कहते हैं? सिविल केस कहते हैं जमीन जायदाद के मामले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले, पैसे के लेन देन से रिलेटेड मामले, ये सब सिविल सूट कहलाते हैं। ठीक, सिविल वाद कहलाते हैं। इसके लिए हम सिविल जज के पास जाते हैं। ठीक है, क्रिमिनल जजेस अलग होते हैं, सिविल जजेस अलग होते हैं, लेकिन बहुत सी बार क्रिमिनल और सिविल जजेस को भी सेम काम दे जाते हैं, वो अलग चीज होती है। ठीक दोस्तों, तो हम क्या बताया मैंने आपको, जमीन जायदाद से मामले, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले, पैसे से रिलेटेड मामले, पैसे के लेन देन से रिलेटेड मामले, ये सब सिविल सूट कहलाते हैं। इनके लिए हम सिविल जज के पास जाते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए न्यायालय की अधिकारिता की बात आती है। न्यायालय की अधिकारिता तीन प्रकार की होती है: धन संबंधी अधिकारिता, विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता और स्थानीय अधिकारिता। ठीक, आप इसी को लेकिन किसी भी न्यायालय के समक्ष सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, मान के चलिए आपकी संपत्ति की वैल्यू 10 लाख रुपए है, या मैंने आपके 10 लाख रुपए मार लिए और वापस नहीं किए, तो आप किस जज के पास जाएंगे? पहले कैसे डिसाइड होगा? तो आपको उस कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जाना पड़ेगा जिसे उस 10 लाख की मालियत के मुकदमे सुनने की अधिकारिता होगी ना दोस्तों। ठीक, आप उस जज के पास जाएंगे। जैसे सिविल जज जूनियर डिवीजन को 5 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक के मामले सुनने की अधिकारिता राज्य सरकार ने दे रखी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों मैं, ऐसा नहीं होता। में धन संबंधी अधिकारिता हाईकोर्ट और राज्य सरकार मिलकर तय करती है किस न्यायालय को कितनी अधिकारिता देनी चाहिए। तो मेरे एग्जाम्पल में मान के चलिए मैंने किसी ए नाम के व्यक्ति के 9-10 लाख रुपए मार लिए। अब वो किसके पास जाएगा? तो सिविल जज उस राज्य में, एग्जाम्पल लीजिएगा, उस राज्य में सिविल जज जूनियर डिवीजन की अधिकारिता 1 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक के मामले सुनने की है। तो सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास तो नहीं बात जाएगा ना। ये सूट किसके समक्ष चलेगा? सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास चलेगा। क्योंकि 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की मालियत की अधिकारिता किसके पास है? सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास है। मेरे एग्जाम्पल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नहीं, किसी जगह पर वैल्यू ज्यादा भी होती है, किसी स्टेट में वैल्यू कम भी होती है दोस्तों। ठीक, ये तो होगी धन संबंधी। विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता सब्जेक्टिव मैटर होते हैं, बहुत से सब्जेक्ट डिसाइड कर दिए गए हैं, ये सिर्फ सिविल जज ही सुनेंगे। स्थानीय अधिकारिता, जिस जगह पर संपत्ति स्थित होती है उसे कहते हैं स्थानीय अधिकारिता। जैसे आप मान के चलिए आपकी संपत्ति देहरादून में स्थित है, तो मुझे आपके ऊपर सूट अगर फाइल करना है तो क्या दिल्ली में न्यायालय में करूंगा क्या? नहीं, जहां संपत्ति स्थित होगी वहीं तो बात किया जाएगा ना। उसे कहते हैं स्थानीय अधिकारिता। विषय वस्तु मैंने बताया, विषय वस्तु डिसाइड कर दी गई है, न्यायालय डिसाइड करता है। कौन सी अधिकारिता की विषय वस्तु न्यायालय देखेंगे, तो इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड मामले, ये भी तो सिर्फ पैसे के लेन देन से मामला ही है, लेकिन इसके लिए हमने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बना रखे हैं। ठीक दोस्तों, लेबर से संबंधित मामले, तो हमने इसके लिए लेबर कोर्ट्स बना रखी हैं। उपभोक्ता से संबंधित मामले, कंज्यूमर फोरम बना रखे हैं हमने इसके लिए। तो है तो सिविल से रिलेटेड ना, लेकिन इनकी अधिकारिता के लिए हमने अलग से डिसाइड कर रखा है विषय वस्तु यही कोर्ट देखेंगे। कंज्यूमर फॉर्म देखा, वो सिविल जज वाद को नहीं सुनेगा दोस्तों। तीनों प्रकार की अधिकारिता समझता हूं कि आपको समझ में आई होगी दोस्तों। चलिए अब आता है सिविल सूट किस तरह से फाइल होता है। देखिए, जब भी कोई सिविल सूट न्यायालय में जाता है तो किसके माध्यम से जाता है? प्लेंट के माध्यम से जाता है। तो जो न्यायालय में वाद पत्र मीन्स प्लेंट लेकर जाता है उसे कहते हैं वादी, और दूसरी पार्टी को कहते हैं प्रतिवादी। ठीक, अब वादी ने न्यायालय में सूट फाइल किया कि मेरे मकान पर प्रतिवादी ने कब्जा कर लिया। ठीक, तो सबसे पहले न्यायालय क्या देखेगा? सबसे पहले देखेगा क्या इस वाद को सुनने की अधिकारिता मेरे पास है। सबसे पहले वो चेक करेगा। अगर उसे लगता है कि इस वाद को सुनने की अधिकारिता मेरे पास नहीं है तो उसे वो क्या कर देगा? कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाने के लिए वादी से कहेगा। ठीक दोस्तों, दूसरी, अब वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में भी वादी चला गया, अब न्यायालय उसके बाद क्या डिसाइड करता है? देखिए ध्यान से, इसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रक्रिया संहिता में एक प्रोसीजर दे रखा है। वो वाद पत्र को नामंजूर भी कर सकता है। नामंजूरी के 6 कारण ऑर्डर 7 रूल 11 में दे रखे हैं दोस्तों। पहला कारण क्या है? देखिए, जब वो वाद देखता है तो वाद पत्र पढ़कर उसे लगता है वाद हेतु तो प्रकट हो ही नहीं रहा है, वादी क्या लेना चाहता है, क्या रिलीफ मुझसे मांग रहा है, उसे पूरा वाद पत्र उसने पढ़ लिया, न्यायालय को समझ में ही नहीं आया भाई कॉज ऑफ एक्शन क्या है। संपत्ति का झगड़ा है, पैसे के लेन देन का झगड़ा है, पूरा वाद पत्र पढ़ के बहुत सी बार हम ऐसा
वाद पत्र बना देते हैं वकील लोग कि न्यायालय के समझ में नहीं आ पाता। तो वाद पत्र क्या कर देगा, ऑर्डर 7 रूल 11 फर्स्ट पार्ट में वाद पत्र को नामंजूर कर देगा दोस्तों। ये पहली प्रक्रिया है। ऑर्डर 7 रूल 11 बी हमें बताता है जब वादी ने वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया। वाद के मूल्यांकन से क्या मतलब होता है, जैसे संपत्ति की वैल्यू 20 लाख रुपए है, उसने 10 लाख दर्शाई है, वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया। कोर्ट फीस कम लगे इसलिए अपने वाद का मूल्यांकन उसने कम कर लिया। 20 लाख की संपत्ति में मान के चलिए अब 2 लाख रुपए कोर्ट फीस लगती, एग्जाम्पल है, या फिर उसने 10 लाख रुपए कर दिया, अब देखिए 1 लाख रुपए बचा लिया वादी ने अपना। तो न्यायालय देखता है वाद का मूल्यांकन सही नहीं किया गया, इसलिए वाद पत्र को न्यायालय नामंजूर कर देगा दोस्तों। ठीक, ऑर्डर 7 रूल 11 किन कंडीशन में नामंजूर कर देगा, ऑर्डर 7 रूल 11 सी मुझे क्या पता है, वाद का मूल्यांकन तो सही किया वादी ने, 20 लाख रुपए दर्शाए हैं मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, लेकिन उसने कोर्ट फीस सही नहीं लगाई। 2 लाख की कोर्ट फीस लगानी थी, उसने सिर्फ 1.5 लाख की कोर्ट फीस लगाई है या 1 लाख की कोर्ट फीस लगाई है। ठीक दोस्तों, तब भी न्यायालय वाद पत्र को देखिए नामंजूर कर देगा। चौथी कंडीशन किसी विधि द्वारा प्रोहिबिटेड है, विधि द्वारा वर्जित है। ऑर्डर 7 रूल 11 में डी में न्यायालय चेक करता है जब वाद लिमिटेशन से बाहर है या ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है ये वाद, तब न्यायालय उस वाद को नामंजूर कर देगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए 4 कंडीशन हो गई। जब वाद 2 कॉपी में फाइल नहीं किया गया तब भी न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर देगा दोस्तों। कोई भी वाद जब न्यायालय के सामने फाइल किया जाता है वाद पत्र के माध्यम से, तो उसकी 2 कॉपियां होनी चाहिए, एक न्यायालय के पास और दूसरी प्रतिवादी को भी तो समन करके भेजनी है। तो उसकी कॉपी यानी कि 2 कॉपी में फाइल हमेशा वाद पत्र को करना चाहिए। वादी ने सिर्फ 1 कॉपी में ही फाइल किया है, तब भी न्यायालय क्या कर देगा, देखिए वाद पत्र को 7 रूल 11 एफ बता रहा है जब वादी ने ऑर्डर 7 रूल 9 का पालन ना किया हो। रूल 9 क्या बता रहा है, रूल 9 कह रहा है वादी को जब प्रतिवादी को समन भेजने हैं तो समन के लिए कोर्ट फीस न्यायालय में जमा करनी थी, न्यायालय का खर्चा जमा करना था। भाई रजिस्ट्री के माध्यम से जाएगा, डाक के माध्यम से जाएगा, वो खर्चा उसे वहां जमा करना था, वो उसने जमा नहीं किया। या 4 प्रतिवादी हैं, 4 प्रतिवादियों को समन भेजने हैं, 4 प्रतिवादियों की वाद पत्र की कॉपी उसे लगानी थी वहां पर, वो उसने जमा नहीं करी, तो भी न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर देगा दोस्तों। ये मैंने 6 कंडीशन आपको बताई। इन कंडीशन में वाद शुरू होने से पहले की प्रक्रिया देखिए। तो भी वाद पत्र जब न्यायालय में फाइल किया तो ऑर्डर 7 रूल 10 में देखेगा मेरी अधिकारिता है नहीं है, तब खारिज कर देगा। ठीक दोस्तों, ऑर्डर 7 रूल 11 हमें बता रहा है कि 6 कंडीशन है, इन कंडीशन में न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर देगा दोस्तों। ठीक, समझ में आया। चलिए अब आगे जब देखिए सब कंडीशन नहीं है अगर, तब न्यायालय वाद संस्थित करता है। अब वाद स्टार्ट हो गया, वाद स्टार्ट होने के बाद प्रतिवादी को सूचना देनी है। प्रतिवादी पे क्या किस तरह सूचना होगी, समन के माध्यम से सूचना होगी। तो सीपीसी का ऑर्डर 5 समन को लेकर ही बना है दोस्तों। अब समन प्रतिवादी पे देने हैं, तो प्रतिवादी में समन दाखिल करने हैं तो समन के लिए पूरी प्रक्रिया दे रखी है। समन डाक के माध्यम से जाएंगे, अगर या फिर न्यायालय वादी के हाथ में भी समन दे सकता है जाकर प्रतिवादी, बहुत रेयर कंडीशन में होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता। यहाँ न्यायालय वादी के हैंड में भी प्रतिवादी को समन तामील करने के लिए कह सकता है। ऑर्डर 5 रूल 9A में ये प्रक्रिया दे रखी है, इसे कहते हैं दस्ती समन। ठीक, न्यायालय वादी के हाथ में समन दे सकता है कि जाकर प्रतिवादी पर समन की तामील करा दो, लेकिन उसके साथ न्यायालय का कोई कर्मचारी हमेशा जाता है ताकि समन की तामील हो सके। अब देखिए समन की तामील प्रतिवादी पर हो गई है। समन तामील होने के 30 दिन के भीतर उसे अपना लिखित कथन प्रतिवादी को लगाना है। ठीक, मिनिमम समय 30 दिन है, मैक्सिमम कितना है देखिए 90 दिन है। 90 दिन के भीतर उसे अपना लिखित कथन मीन्स WS रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना है। अब उसने रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर लिया, ये मैंने पूरी प्रक्रिया आपको लिखित कथन तक की बताई है। इसकी अगली प्रोसीजर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। ठीक दोस्तों, उसे भी ध्यान। ये मैंने प्रक्रिया सिर्फ आपको बताई है कि वाद किस तरह से फाइल किया जाता है। WS भी आ गया, WS के लिए टाइम पीरियड कितना है 90 डेज। 90 डेज के अंदर उसे लिखित कथन दाखिल करना है, मैक्सिमम 90 दिन। ये अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, मैंने एक पूर्व की वीडियो में बताया आपको। अगर कोई प्रतिवादी 90 दिन के भीतर अपना लिखित कथन दाखिल नहीं कर पाता तो उसको कितना समय दिया जा सकता है, वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा दोस्तों, और आप मेरी वीडियोज भी देख सकते हैं, उसमें भी होगा। आशा करता हूं मेरी यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगली प्रोसीडिंग में किस तरह से चलेगी जजमेंट तक की सिविल केसेस की, वो बताऊंगा, वो वीडियो भी लेकर आऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।